बहुत से जैसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो लोग आईआईटी से पढ़ाई किए हैं या बड़े एलीट कॉलेज से पढ़ाई की है वही एसडीएम बन सकता है या इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। थोड़ा अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताओ कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है। मैंने सर 3 बार प्रीलिम्स दिया है यूपीपीसीएस का 2023, 24 और 2025। तीनों में ही सर मेरा अच्छे मार्जिन से निकला है। तो सर मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी बेसिकली ये रहती थी, सबसे पहले तो पीवाईक्यूज़ पे इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए ना कि अगर एग्ज़ाम में पीवाईक्यू आ रहा है और अगर आप उसको छोड़ के आ रहे हैं, गलत करके आ रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन आप वहीं पे लूज़ कर दे रहे हैं। जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत से टॉपर ऐसा बोलते हैं कि आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं, तो आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए? जी सर, जैसे कि 2023 का मेरा अटेम्प्ट था, उसमें मेरे को बहुत लिमिटेड टाइम मिला था, हार्डली 3 या 4 महीने प्रीलिम्स के बाद का जो समय था। तो इसलिए उसमें उतना मैं अच्छे से नहीं कर पाया था, इसलिए मेरा उसमें से सिलेक्शन मिलेगा। स्टडी IQPCS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो साथियों, नमस्कार। यूपीपीसीएस स्टडी आईक्यू चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मिलने जा रहे हैं एक ऐसे पर्सनालिटी से जिन्होंने यूपीपीसीएस 2024 एग्ज़ाम में एसडीएम की पोस्ट को अचीव किया है, 27th रैंक। तो आज हमारे साथ हैं अभय सिंह राजपूत जी, और हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं और 2023 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बातें होती थी बीच बीच में कि सर कैसे एक अच्छा आंसर लिख सकते हैं, और बहुत मेहनती इंसान है। और उनकी कॉपी मुझे सबसे इंस्पायरिंग कॉपी लगती थी कि जब मैं आंसर चेक करते थे तो आप आंसर को देखोगे ना तो बहुत शॉर्ट शब्दों में बहुत सी बड़ी चीज़ें आपको, बहुत डेटा आपको मिल जाएगा। हर किसी को उनकी कॉपी ज़रूर देखना चाहिए। तो अभय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई स्टडी आईक्यू टीम की तरफ से। बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत रिलीव्ड फील कर रहा हूँ, जी जी क्योंकि एक होता है ना कि सपना देखा है कुछ अचीव करना लाइफ में, जी जी और फाइनली जब वो हो जाए तो उसके बाद मतलब कुछ टाइम के लिए एक्साइटमेंट होती है, बट जो लॉन्ग टर्म वाली फीलिंग होती है ना वो कि हाँ, नाउ आई फाइनली रिलीव्ड जी जी। कि इस लूप से और उससे निकल गए बाहर, और वो चीज़ फाइनली अचीव हो गई है। मेहनत जो है उसका रिवॉर्ड मिल गया है। बहुत बढ़िया। और जैसे क्या होता है कि जैसे आपने बताया था, पहले से भी हम लोग बातें करते थे, तो आपने बैंक पीओ पहले थे और उस जॉब को छोड़ के यूपीपीसीएस की तैयारी की। तो लोगों का तो ऐसा सोचना रहता है कि बस एक एक जगह जॉब लग जाए और जॉब के साथ तैयारी करें। तो आपको ऐसे हिम्मत कहाँ से मिली कि एक सरकारी जॉब छोड़ के आपने यूपीपीसीएस की तैयारी करना स्टार्ट की थी? सर काफ़ी मतलब मोटिवेशन मिला था बैंक में जाके, मुझे काफ़ी एक्सपोजर मिला था, एक्सपीरियंस मिला था। एक्चुअली जब जैसे मैं कॉलेज में था तो उतना कुछ मोटिवेशन नहीं था सिविल्स करने के लिए। जी। साथ के लोग थे करते थे, बट मुझे लगता था कि मैं क्यों करूँ, मतलब मेरे पास कोई रीज़न नहीं था सही बेसिकली, बात है। है ना। और कई लोग होते हैं कि रील देख लिया, रील देख के लग जाता है कि हाँ अब तो मैं निकाल के मानूंगा। तो अपना वैसा सीन नहीं है, अपने को कुछ हार्ड सब्सटेंस चाहिए कि क्यों करना है। जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं होते ना, तब तक आप उसमें सक्सेसफुल भी नहीं हो सकते, मुझे ऐसा लगता है सर। तो बैंकिंग में काम करने के बाद मुझे सर काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। मैंने रूरल में काम किया, अर्बन में काम किया, डेली 100-150 लोगों से बातें करना, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना। तो सर कहीं ना कहीं फिर मुझे चीज़ें समझ में आई कि अगर और बेहतर तरीके से लोगों की मदद करनी है तो आप सिविल सर्विस में जाके कर सकते हो, तब वहाँ पे आप मल्टीपल रोल्स में, मल्टीपल कैपेसिटीज़ में लोगों के काम आ सकते हो। तो सर वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। मुझे जो रीज़न चाहिए था बेसिकली वो रीज़न मुझे मिला वहाँ पे जाके काम करके। तो उसके बाद मैंने डिसाइड किया, कोशिश की थी मैंने मैनेज करने की, बट सर बैंकिंग में आपको मालूम है इतने लोगों से मिलना, बात करना तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो दोनों ही चीज़ें मेरी हैम्पर हो रही थी, प्रिपरेशन भी और जॉब भी। तो उसके बाद मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं फुल टाइम प्रिपरेशन करूँगा, तो मैंने रिज़ाइन दे दिया फिर। बहुत से जैसे जो एस्पिरेंट्स होते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि हम जो लोग आईआईटी से पढ़ाई किए हैं या बड़े एलीट कॉलेज से पढ़ाई की है वही एसडीएम बन सकता है या इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। थोड़ा अपने ग्रेजुएशन के बारे में बताओ कि आपने कहाँ से पढ़ाई की है और क्या क्या, मतलब क्या आपका ग्रेजुएशन रहा है, थोड़ा बताइए। सर मैंने ग्रेजुएशन में BA LLB ऑनर्स किया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी लखनऊ से, जो कि एक एग्ज़ाम होता है क्लैट कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, उसके थ्रू मिलता है। ओके। तो वहाँ से सर मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है। तो नॉर्मल एक ये तो मैसेज सिंपल जा रहा है कि जो इंसान मेहनत करना जानता है वो कुछ भी कर सकता है। और जब 2023 में, मुझे अभी भी याद है कि जब आप मुझे कॉपीज़ भेजते थे तो आपकी कॉपीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती, तो मैंने तभी बोला, आपको याद भी होगा कि आपका तो सिलेक्शन हो जाएगा, एसडीएम बन जाओगे। तो आपने, जैसे अभी हमारी बात हो रही थी, आपने कहीं कोचिंग भी नहीं की है, सब कुछ सेल्फ स्टडी से आपने पूरा प्रिपेयर्ड किया है। तो इतना अच्छा आंसर आप लिखना कैसे सीखे? सर आंसर राइटिंग का सबसे जो बेसिक फंड है, अगर आपको अच्छी आंसर राइटिंग सीखनी है, आप सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स कॉपी निकालिए यूपीएससी या यूपीपीसीएस वालों की, और उनको ऑब्जर्व कीजिए बस। मतलब 2-3 हफ्ते तक बस यही काम कीजिए।
सबकी कॉपीज डाउनलोड कीजिए, उनको पढ़िए, GS 1 2 3 4 5 6 सबकी, और उनको समझिए कि क्या स्ट्रक्चर है, कि लोग कैसा इंट्रो लिख रहे हैं, कितने तरह के इंट्रोज हैं, बॉडी में क्या क्या हम लोग इनोवेशन कर सकते हैं, कैसे कंक्लूड करना है, कैसे वे फॉरवर्ड लिखना है। तो जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना ही आप बेहतर तरीके से आंसर राइटिंग कर पाओगे। तो यही मैंने किया था सर। चलिए बढ़िया। तो जैसे जब हम आंसर में जैसे डेटा फैक्ट जो आपके बहुत अच्छे डेटा फैक्ट मुझे लगते थे जब मैं कॉपी आपकी देखता था, तो ये डेटा फैक्ट आपने कैसे कलेक्ट किए? सर एक तो पहला जो मेजर सोर्स था वो तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स। ओके। सबसे ऑथेंटिक सोर्स अगर आपको कुछ नहीं चाहिए तो गवर्नमेंट वेबसाइट आपको विजिट करनी पड़ेगी, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। दूसरी चीज़ है न्यूज़पेपर्स में डेली का कुछ ना कुछ आता रहता है, तो वो आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो उसको आपको उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तब जाके जो आपका आंसर है बहुत ज़्यादा वैल्यू एनरिचमेंट वहाँ पे हो पाएगा, और जो एग्जामिनर है वो अप्रिशिएट कर पाएगा इस चीज़ को कि हाँ ये बंदा जो है काफ़ी मेहनत कर गया, काफ़ी पढ़ के आया है, तो वो आपको कोई कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में एक आध मार्क एक्स्ट्रा देते हुए जाएगा। सही बात। दूसरे ऐसे जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं उनको यूपीपीसीएस की जो कॉपीज़ है वो नहीं मिलती हैं, तो आपने टॉपर्स की कॉपी क्या यूपीएससी की देखी थी या यूपीपीसीएस के टॉपर्स की देखी थी? सर मैंने मोस्टली यूपीएससी टॉपर्स की यूपीएससी टॉपर्स की। तो यूपीएससी के टॉपर से हम सीख सकते हैं कि आंसर कैसे लिखना है ना। तो बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं सर मुझे यूपीपीसीएस के ही टॉपर का चाहिए, बात तो एक ही है, सेम पैटर्न है। तो आप देख लीजिए, बहुत से लोग मुझे मैसेज करते हैं कि नहीं सर मुझे यूपीपीसीएस के टॉपर की ही कॉपी देखनी है। नहीं, आप यूपीएससी के टॉपर से ही आप सीख सकते हो कि सही आंसर कैसे लिखना है, और अभय सर ने वहीं से सीखा है। और जैसे हम बात करते हैं ये जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम है 3 स्टेज हैं, सेम यूपीएससी जैसा है, बस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। और तो इस प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू तीनों स्टेज होती हैं, और एक भी स्टेज पर आप फेल होते हैं दोबारा वहीं आ जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी? जी सर, मैंने सर 3 बार प्रीलिम्स दिया है यूपीपीसीएस का, 2023, 24 और 2025। तीनों में ही सर मेरा अच्छे मार्जिन से निकला है। तो सर मेरी जो स्ट्रैटेजी रहती थी बेसिकली ये रहती थी, सबसे पहले तो पीवाईक्यूज़ पे इतनी अच्छी कमांड होनी चाहिए ना कि अगर एग्जाम में पीवाईक्यू आ रहा है और अगर आप उसको छोड़ के आ रहे हैं, गलत करके आ रहे हैं, तो आप अपना सिलेक्शन आप वहीं पर लूज़ कर दे रहे हैं। तो सबसे पहला ये कि आपके पीवाईक्यू जितने भी हैं उन पे आपकी बहुत अच्छे से कमांड होनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि मल्टीपल रिविजन्स वो आपको बहुत करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ये है कि बेसिक प्रैक्टिस, कि अगर क्वेश्चन वो किसी दूसरे फॉर्म में, जैसे 2025 का पेपर आपको ध्यान हो, अब जो पेपर का पैटर्न था वो बहुत डिफरेंट था, मतलब एकदम ही अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे था। तो जिन लोगों ने पीवाईक्यूज अच्छे से किए थे उन लोगों का एग्जाम निकला है वो आसानी से। अब 2025 का प्रीलिम्स आप सोचो, मैं सिर्फ 1 महीना पढ़ के गया था, मजाक नहीं करूँगा, मेरे 105 नेट क्वेश्चन सही हुए हैं, तो मेरा स्कोर करीबन 140 के आसपास बना है। 40 के आसपास है, बहुत स्कोर है ना। तो लोग 90 प्लस इसी के आसपास से हो जाते हैं, और सिलेक्शन भी हो जाता है। 90 प्लस क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो सिलेक्शन भी हो जाता है, और 105 क्वेश्चन सही करना तो बहुत बड़ी बात है, नेट इतने सही करना, तो ये तो बहुत अच्छा स्कोर है। तो मतलब पीवाईक्यू से किया जा सकता है, घटना चक्र लगा सकते हैं लोग, मुझे लगता है घटना चक्र पे कोई भी पीवाईक्यू का कोई सोर्स, घटना चक्र हो या कोई भी, वहाँ से कर सकते हैं। तो मैंने ये किया था कि एक और उसमें एक नई इनोवेशन करी थी, अपने खुद के मैंने टेलीग्राम पे ग्रुप्स बनाए थे सब्जेक्ट वाइज। मॉडर्न हिस्ट्री का अलग से बनाया, मिडिवल हिस्ट्री का भी ऐसे करते, ठीक है। उसके बाद फिर वर्ल्ड हिस्ट्री का, इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का। उसके साथ क्वेश्चंस के साथ साथ मैंने क्या वहाँ पे कई सारे पिक्चर्स और इमेजेस डाले, जैसे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैप्स बहुत सारे डाले हैं, है ना, और रिवर्स हैं तो पूरा रिवर्स का मैंने डाला हुआ, कौन सी रिवर कहाँ से है, तो क्या वो विजुअल मीडियम मिल जाता है, तो चीज़ें रिटर्न करना बहुत आसान हो जाता है। तो वो मेथड मैंने यूज़ किया था, तो इसलिए मेरे प्रीलिम्स आज तक कभी नहीं रुके हैं। चलिए बढ़िया है। जैसे लोग बोलते हैं कि बहुत से टॉपर ऐसा बोलते हैं कि आपको प्रीलिम्स निकालना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना है, तो आपने कितने मॉक टेस्ट लगाए थे? सर जो मेरा पहला अटैम्प्ट था उसमें शायद मैंने 2-3 लगाए थे, बट उसके बाद मुझे समझ में आ गया था कि यहाँ पे मतलब उतना कुछ है नहीं, तो मैं नहीं लगाता था। हाँ, तो देखो जो भी है सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। आपकी क्या है कि आपने नहीं लगाए लेकिन मल्टीपल रिवीजन किया, तो बहुत सा अलग अलग है। तो कुछ टॉपर्स बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, और आपका क्या है, इनका क्या पीवाईक्यूज लगाइए और मल्टीपल रिवीजन करिए, तो भी आपका प्रीलिम्स निकल सकता है। रास्ते अलग अलग हैं लेकिन जब पहुंचना वही है, मंजिल एक मंजिल। और दूसरी बात ये कि स्टैटिक पे कमांड होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके स्टैटिक पे कमांड है, आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा। सही बात है। लोग क्या होते हैं, करंट अफेयर के पीछे भागते हैं। करंट अफेयर ठीक है 30 से 35 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप बचे हुए 120 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? स्टैटिक से आएंगे। तो अब स्टैटिक ही आपका अच्छा नहीं है तो फिर और कुछ चीज़ें कैसे हम मत करें? 2024 से सर जब से पैटर्न चेंज हुआ है, वो 1 लाइन वाले करंट अफेयर्स खत्म हो चुके हैं, तो करंट पे आप रिलाई भी नहीं कर सकते हो। पेपर आपका स्टैटिक ही निकलवाने वाला है, तो जितना आपका स्ट्रॉन्ग स्टैटिक होगा उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस होंगे प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के। स्टैटिक पोर्शन में बात करें तो किस सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा फोकस करते थे?
सर जैसे पॉलिटी हो गया, सबसे इजी टू स्कोर, उसमें आप गलती नहीं कर सकते। उसके अलावा जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं कि आपको कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर की तरफ ले जाते हैं। मोस्टली PYQs रिपीट होते हैं। PYQs रिपीट होते हैं। सेकंड जैसे मेंस है, मेंस जितना बेहतर करोगे उतना अच्छे मार्क्स आएंगे और आपकी रैंक उसी पर डिपेंड करती है। तो मेंस को आपने बेहतर कैसे बनाया था? हाँ जी सर, जैसे कि 2023 का मेरा अटैम्प्ट था, उसमें मेरे को बहुत लिमिटेड टाइम मिला था, हार्डली 3 या 4 महीने प्रीलिम्स के बाद का जो समय था, तो इसलिए उसमें उतना मैं अच्छे से नहीं कर पाया था, इसलिए मेरा उसमें से सिलेक्शन मिलेगा। बट 2024 में क्या बहुत सारा टाइम मिल गया था, पूरा 2024 का टाइम और प्रीलिम्स और मेंस के बीच में करीबन 6 महीने का गैप, तो उसको सर मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ किया। उसमें मैंने सर टॉपर्स की कॉपीज़ देखी, एनालाइज़ किया, ऑब्जर्व किया कि कैसे मुझे इम्प्रूव करना है, कहाँ कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कैसे मैं अच्छा इंट्रोडक्शन लिख सकता हूँ, कैसे मैं और अच्छी बॉडी लिख सकता हूँ, कैसे मैं सब पूरा पेज फिल कर सकता हूँ विद गुड कंटेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ हवाबाजी करके पन्ना भर दिया, नंबर नहीं मिलता है उससे। तो लोग बोलते हैं ना कि सिर्फ पन्ने भर के आ जाओ हो जाएगा, नहीं, अब वो सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आपको कंटेंट देना पड़ेगा। किसी भी टॉपर की कॉपी उठा के आप देख लो, अगर कंटेंट नहीं है तो नहीं होगा। ये सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। कुछ लोगों का ये मानना रहता है कि पेज भर के आ जाओ और सिलेक्शन मिल जाएगा, और ये जो आपकी सोच है आपके आंसर में भी दिखती है। मैं तो बहुत पहले से आपके आंसर देख रहा हूँ कि मैं कई बार बोलता भी था क्लासेस में कि आपको, कई बार मैंने अपने ग्रुप में आपकी कॉपी शेयर भी की है कि आपको आंसर लिखना सीखना है। किसी को इंग्लिश मीडियम से तो अभय की कॉपी को देखें, क्योंकि कम शब्दों में किसी चीज़ों को देखना है, वो ज़बरदस्त आप रिप्रेजेंट करते हो। बहुत अच्छी बात बोली है कि आप हवाबाजी करोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। आप विद डेटा फैक्ट जितना अच्छा रखोगे, किसी बात को आप प्रूव करोगे तो वो डेटा और एग्जाम्पल से ही प्रूफ होता है, तो उतने ही अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। और जैसे आपने मेंस की हम तैयारी करते हैं तो मेंस के लोग मॉक एक तरीके से उसका भी टेस्ट सीरीज़ लगाते हैं, तो आपने मेंस की कितनी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी? सर टेस्ट सीरीज़ क्या है, वैसे तो यूजुअली टेलीग्राम पे अवेलेबल रहती हैं, तो मैं वही लेके अपना घर पे लगा लेता था, तो वही अप्रोच रहती थी। बाकी क्या समझ में आ जाता है कि आप कैसा लिख रहे हो, जब आप इतना देख लेते हो ना टॉपर्स की कॉपीज और वो सब, तो आप अपना आंसर भी देख के समझ जाओगे आपने कैसा लिखा है, एवरेज लिखा है या फिर अच्छा लिखा है या फिर ख़राब लिखा है। तो वो चीज़, तो उतना कुछ उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। एक और हम अभय जी एक आपसे बात पूछना चाहते हैं और एक मैसेज भी देना चाहते हैं दूसरे स्टूडेंट को। उन्हें ऐसा लगता है कि हमने कोई आंसर लिखा है तो जब तक कोई चेक नहीं करेगा हम तब तक नहीं लिखेंगे, तो ये इसमें आपका क्या मानना है? ये सर मतलब थोड़ी सी सही, ये जो अप्रोच है ना, ये कुछ जो फ्रेशर लोग होते हैं मेनली उन लोगों के साथ ये इशू होता है। जो लोग 2-3 बार दे चुके हैं उन्हें आइडिया लग जाता है कि कैसा लिखा है, तो वो इस बात पे इतना नहीं अड़े रहते हैं। तो फ्रेशर के साथ थोड़ा सा ये इशू है, तो उनको मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ये खुद से असेस करना सीखिए कि आपने कैसा आंसर लिखा है। आप किसी पे रिलाई मत कीजिए, इस चीज़ को सेल्फ सफिशिएंट बनिए। हाँ, यही मैं बताना चाह रहा था कि बहुत अच्छी बात बोली कि जो लोग एक आंसर लिखते हैं और टीचर पे एहसान दिखाते हैं सर आपने चेक नहीं किया तब तक हम नहीं लिखेंगे, आपको क्या लिखते रहना है। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी कॉपी चेक ना करे और आप लिख रहे हो तो ऑटोमेटिक है ना, एक सिक्स सेंस आपका बता देता है और बहुत से सुधार भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें भी सही होती हैं, ऑटोमेटिक आपका आंसर सही होना स्टार्ट हो जाता है। तो आंसर राइटिंग आपको करनी पड़ेगी तभी आपके मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ये बहुत अच्छी बात, हर कोई टॉपर यही बोलता है कि आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। और जब आप इंटरव्यू जब देने गए थे तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? बोर्ड कौन सा था आपका? सर मेरा कल्पराज सर का बोर्ड था और 2023 में भी वही था। तो जब मैं पहुंचा, बोर्ड का नाम तभी पता चलता है लास्ट मोमेंट में, बाद में पता तो एक चलता है। मतलब रिलीफ था कि चलो ठीक है अच्छा है। तो फिर मैं इंटरव्यू देने गया सर, करीबन आई थिंक 20 मिनट के आसपास चला होगा। तो एनालिटिकल क्वेश्चंस काफ़ी पूछे थे जिसमें कि सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ तो एक सर जो बैठे थे पैनल में, उन्होंने मेरे से पूछा था कि अच्छा देयर इज अ सेइंग ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, सो डू यू थिंक ऑनेस्टी इज़ ऑलवेज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह के क्वेश्चंस वो लोग पूछना चाह रहे थे। तो आपने कैसा आंसर दिया था? बैलेंस दिया था या आपने बोला कि नहीं सही है? तो अब कुछ जगह तो ऐसे भी आपको कुछ डिफरेंट टाइप के लोग आंसर देते हैं, आपने क्या आंसर दिया? सर मैंने बहुत ही रियलिस्टिक आंसर दिया था। मैंने बोला कि सर यूजुअली इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, हाउएवर देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहाँ पे हमें दूसरा रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। सही बात है, महाभारत के एग्जाम्पल दे सकते हैं, युधिष्ठिर का एग्जाम्पल या भगवान श्री कृष्ण का। तो बहुत मुझे लगता है कि जब इंटरव्यूज़ देने जाते हैं तो बहुत चिल माहौल रहता है, ज़्यादा कुछ ऐसा प्रेशर नहीं रहता है। बहुत से लोग बहुत से एस्पिरेंट्स होते हैं वही यही डरे रहते हैं कि सर मुझे क्या बोलते हैं साक्षात्कार की तैयारी करनी है। वो तो तैयारी आपकी जब तैयारी करते तभी वो हो जो जाता है। आपका पर्सनैलिटी है वही है, सही आप बात बस है। थोड़ा सा करेंट और वो सब ब्रशअप कर सकते हो, उसके अलावा ऐसे कोई तैयारी नहीं है कोई साक्षात्कार तैयारी नहीं है।
चलिए बढ़िया। दूसरा हम लोग जिस रीजन से आते हैं, एटा आगरा, इस रीजन में बहुत कम स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? उन लोगों के लिए सर मैसेज यही है कि एक तो करते हैं बट वो लोग क्या है, या तो प्रयागराज जाते हैं या फिर दिल्ली साइड चले जाते हैं। तो उनके लिए, उन लोगों के लिए मैसेज यही है कि अगर आपको तैयारी करनी है तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। आज के टाइम पे ऐसा कुछ नेसेसरी नहीं है कि आपको वहाँ जाना पड़ेगा तभी आप तैयारी कर पाएंगे। सब कुछ रिसोर्सेज आपके लैपटॉप पे अवेलेबल है। आपको बस अगर वो जुनून है, वो जज्बा है, तो आप घर बैठ के निकाल सकते हैं। मैंने भी सर घर बैठ के की है। चलिए बढ़िया। दूसरा जैसे कोई भी फ्रेशर जब तैयारी में आता है तो वो ये सोचता है कि मुझे कुछ ऐसी 5 से 6 बुक्स बता दी जाएँ जिससे मेरी तैयारी बेहतर हो जाए। तो ऐसी 4 से 5 बुक कौन-सी होंगी जो आप बता सकते हो? सर वही बेसिक बुक्स हैं। जैसे कि अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गई, और सर अगर पॉलिटी है तो पॉलिटी के लिए आपकी लक्ष्मीकांत हो गई। ये ऐसी बुक्स हैं कि ये आपको मतलब मस्ट हैं। बेसिक्स आपके वहीं से ही फंडे आपके क्लियर होंगे। और उसके अलावा सर जो है कि प्रीलिम्स के लिए तो घटना चक्र है ही है। और मेंस के लिए है कि आपकी प्रिपरेशन ना आप थोड़ी सी डायनामिक करनी पड़ेगी। वो जो बुक्स वाला जो फंडा था ना, वो थोड़ा थोड़ा चीज़ें चेंज हो रही हैं। एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो भी डिफरेंट हो रहा है। तो प्रिपरेशन आपको डायनामिक रखनी पड़ेगी। न्यूज़पेपर्स के थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। जैसे अभी 25 का जो पेपर आया मेंस का, इवन जो 2024 का भी था, आयोग जो है पैटर्न शिफ्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा यूपीएससी की यूपीएससी तरफ जा जैसे रहा है। एग्जैक्टली। एनालिटिकल थोड़ा पेपर बनाने जा तो रहा है। प्रिपरेशन को भी उसी हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। चलिए बढ़िया। जैसे जब हम तैयारी करते हैं तो स्ट्रेस भी बहुत आता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, कुछ बच्चों को नींद नहीं आती है, तो इन सभी चीज़ों को कैसे मैनेज करें? जी सर, मतलब हो जाता है ये चीज़, तो बहुत ही नॉर्मल है। इतने घंटों तक और डेली डेली महीनों तक वही सेम ही काम करें रिपीट, तो ये चीज़ एकदम इनेविटेबल है। तो सर जैसे मेरे केस में तो ये था कि मैं कभी कभी क्या जिम चले जाता हूँ। हफ्ते में 2 बार भी हो जाए ना तो इतना काफ़ी रहता है खुद को मतलब फोकस रखने के लिए, कॉन्सेंट्रेट। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो आप कोई कुछ भी एक्टिविटी कर सकता है। कोई जिसको योगा करना पसंद है तो वो योगा कर सकता है। किसी को थोड़ा सा चिल करना पसंद है तो वो मूवीज़ देख सकता है। तो कुछ एक आउटलेट बहुत ज़रूरी है इसके लिए, बैलेंस बनाए रखने के लिए। बैलेंस बनाए रखें। कभी-कभी किताबों को छोड़ना पड़ता है। मान लो 1 घंटे के लिए आप कभी पार्क चले गए या रनिंग कर गए। और मुझे लगता है कि जब हम तैयारी के माहौल में होते हैं, जब भी हम तैयारी करते हैं तो स्ट्रेस तो नॉर्मल ही है, होता है। तो इस टाइम पर हेल्दी खाना भी बहुत ज़रूरी है। कि लोग क्या करते हैं कि फ़ास्ट फूड खा रहे हैं, खाने पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और बस पढ़ाई जा रहे हैं, फिर उनको इश्यूज़ हो जा रहे हैं, किसी का हाई बीपी हो गया या नींद नहीं आ रही है। तो ये भी चीज़ें हैं कि आपको हेल्दी खाना खाते रहना है जब हम स्ट्रेस होता है, और जब हम सब हेल्दी खाना खाते हैं तो चीज़ें हमारी बैलेंस रहती हैं। तो ये बातें तो हो गई कवर। लास्ट में हम ये पूछना चाहते हैं, जैसे आप हमारे साथ 2023 से जुड़े हुए हैं, कैसा एक्सपीरियंस रहा हमारे साथ? सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जैसे मैं तो किसी को जानता भी नहीं था इस जर्नी में, तो स्टार्टिंग में आप ही से बात हुई तो आप ही ने थोड़ा सा मोटिवेट भी किया था, क्योंकि मैं बोल रहा था आपको कि सर मेरे पेपर पूरे नहीं हो पा रहे हैं 2023 के टाइम पे। मुझे अभी भी याद है। हाँ। और मुझे अभी भी याद है कि उस सीन को मैं जस्ट खाना खाने जा रहा था, आपका कॉल आ गया था कि युगन सर मेरा पेपर GS4 थोड़ा सही नहीं हुआ। तो मैंने बोला आपकी कॉपी बहुत अच्छी रहती है, आंसर बहुत अच्छे रहते हैं, इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार SDM ज़रूर बनूंगा। अभी भी मुझे याद है। और जब मैं सच बता रहा हूँ, जब रिजल्ट रात के 1 बजे मैं लगभग देखा था, तो लगभग उसमें दो नाम थे अभय नाम से, एक तो 3rd रैंक है, एक 27th रैंक है। तो मुझे श्योर था कि इनमें से आप ही एक हो, और बाद में पता चला कि 27th रैंक है। अच्छा लगता है। और स्टडी आई के ऊपर आपने कभी कोई वीडियो देखी हो, कैसी लगी आपको? ये सर जब कुछ भी करंट का इशू चल रहा है तो सबसे पहले स्टडी IQ की वीडियो रिकमेंडेशन में आती है, तो IR की। हाँ, तो अवेयरनेस के लिए सर सबसे बढ़िया वही मुझे लगता है। चलिए बढ़िया है। दूसरा जैसे ओवरऑल हम बात करें, कोई भी हमारा जो एस्पिरेंट है, स्टूडेंट है जो गांव से है और जो तैयारी करना चाहता है, तो उसे कभी लगता है कि हम कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, और जब नहीं हम कोचिंग करते हैं तो लोगों को बहुत लो कॉन्फिडेंस फील होता है कि नहीं, लगता है दूसरे जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो बहुत बेहतर कर रहे हैं। तो उन लोगों को आप कैसे मैसेज देंगे कि नहीं आप भी कर सकते हो? जी सर, बिल्कुल। सर ये चीज़ ना पहले कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होती थी। जब लगता था कि जब इतने रिसोर्सेज़ नहीं थे, कि पहले क्या कोचिंग जाना मैंडेटरी है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चलेंगी। तब थोड़ा-सा ये गाँव वाले और जो इस तरह के लोग थे, वो थोड़ा-सा कहीं न कहीं डिसएडवांटेज पे थे। बट आज के टाइम पे सर इंटरनेट है, लैपटॉप है, रिसोर्स है, तो आपको बस 2 चीज़ चाहिए, लैपटॉप और इंटरनेट। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो आप चाहे गाँव में रह रहे हों, चाहे आप कहीं भी रह रहे हों, आप किसी भी डिसएडवांटेजेस पोज़ीशन पे आप नहीं हो। बढ़िया। जैसे मैंने बहुत से टॉपर्स के इंटरव्यूज़ लिए हैं, तो मैक्सिमम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। आपने यूपीएससी की तैयारी नहीं की है, यूपी पीसीएस पर फोकस किया, और मैंने कई लोगों की कॉपीज़ कंपेयर की।
आपका जो यूपी स्पेशल का जो डेटा है, जो फैक्ट है, बहुत अमेजिंग है। वो कैसे आपने इतने बेहतर किए थे? एक्चुअली सर जब यूपी स्पेशल के पेपर आए थे तो क्या है, मार्केट में काफ़ी वैक्यूम है, कुछ आया तो है नहीं था सच। तो मैंने कुछ 2-3 सोर्सेज देखे थे तो बट उसमें कुछ दमदार नहीं लगा मुझे। तो मुझे बाद में ये रियलाइज कि अभी टाइम है तो खुद से मैं पूरा करूँगा। तो सर मैं सिलेबस का हर पॉइंट उठाता था और उसके अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर करता था। जितने भी डिपार्टमेंट, करीब 40 डिपार्टमेंट हैं यूपी गवर्नमेंट के, उन सब के जाके मैंने विजिट किया उनकी वेबसाइट को, वहाँ से जितनी भी चीज़ें थी वो निकाली। उसके बाद फिर उनको अपने नोट्स में इंटीग्रेट किया। इस तरह से मैंने अपने यूपी के पूरे नोट्स बनाए हैं। तो मुझे तो इंटरव्यू में लगता है कि सर जब भी मार्कशीट आएगी तो मेरे यूपी में बहुत अच्छे नंबर होने चाहिए। देखिए, मार्कशीट आएगी और ज़रूर हम लोग शेयर करेंगे। और ये पूरा जितना भी इनका कंटेंट है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ज़रूर आप शेयर करिए। मैं हाँ ज़रूर हाँ ग्रुप मैं में शेयर कर दूंगा। आपने जो गवर्नमेंट साइट से जो डेटा इकट्ठा किया है, जो पीडीएफ इकट्ठी की हैं, उनको भी हम लोग शेयर कर देंगे, तो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी अभय जी से बात करके कि आपको सिलेक्शन लेना है तो सेल्फ़ स्टडी बहुत मायने रखती है। आप खुद सेल्फ़ स्टडी कर रहे हैं, सही डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन भी ले सकते हैं। और आंसर राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जो आप हमेशा करते रहो। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गई है तो फिर आपका क्या, बस आंसर लिखते रहो। ज़रूरी नहीं कि आपके आंसर को कोई चेक कर रहा है। और मुझे लगता है कि वो स्टार्टिंग के 4-5 महीने आप लगता है कि आप किसी से चेक करवा लो, लेकिन बाद में खुद ही आप सेल्फ असेसमेंट करके आप जान सकते हैं कि हमारा आंसर सही है या गलत है। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत बधाइयाँ आपको दोबारा से। और होप करते हैं कि आप बहुत बेहतर करेंगे आने वाले फ्यूचर में। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।